हेलो एंड नमस्कार। महाकवि कौटिल्य चाणक्य ने कहा था कि जीवन के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ सारे रास्ते खुद तय मत करो। दूसरों के अनुभव से, दूसरों के ज्ञान से, दूसरों की गलतियों से भी सीखना बहुत जरूरी होता है। और जब लॉ स्टूडेंट की बात आती है ना, तो लॉ स्टूडेंट की लाइफ की जब ट्रायल चलती है तो सबसे बड़ा एविडेंस होता है, वो होता है एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस भी कौन सा? एक जुडिशियल ऑफिसर का, एक अपने सीनियर एडवोकेट का। एडवोकेसी की फील्ड का जो अनुभव होता है वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है अगर हम उसको उस रवैये से अपनाएं तो। लेकिन ये हमारी बदनसीबी रहती है कि हमारी जब एलएलबी के दौरान पढ़ाई वगैरह चल रही होती है, हमें प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन नहीं मिल पाता है, हमें सौभाग्य नहीं मिल पाता है कि हम किसी जजेस की लाइफ से, किसी सीनियर एडवोकेट की लाइफ से बहुत कुछ सीख पाए। लेकिन आइए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है बदलते युग के अंदर हमारे लिए एक तरीके से वरदान साबित हो रहा है। आज पूरे भारत के अंदर ये जो सेशन आज आप देखने जा रहे हैं, अगले 45 मिनट ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपके जीवन के अभिन्न क्षणों में से एक रहेंगे, क्योंकि आज हम पहली बार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक रियल टाइम जजशिप का अनुभव करने वाले ऐसे व्यक्तित्व के धनी से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज आपके सामने मैं न केवल ऐसे शख्सियत को इंट्रोड्यूस करूंगा, बल्कि हम लोग उनसे कई सारे सवाल जवाब भी करेंगे। और नो डाउट ये हमारा सौभाग्य तो है ही, क्योंकि ऐसे केसेस के अंदर जब कोई व्यक्ति अपने जजशिप से पद से रिटायर्ड होता है तो उनसे समय लेना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन शायद ये हमारे लोगों के लिए अपने परम सौभाग्य का मुद्दा रहा है, आगे भी रहेगा। देखते हैं कि जीवन का ये क्षण हमें कितना और प्रकाश में करता है। आज आपके बीच में मैं डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के एक कह सकते हैं पूरे जिम्मेदारी भरे पद को निर्वाह करने वाले ऐसे ही व्यक्तित्व को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, श्रीमान अशोक कुमार जी व्यास, जो कि 30 साल के जजशिप के अपने एक्सपीरियंस भरे जीवन को अनुभव कर चुके हैं। और इनकी जीवनी बड़ी रोचक रही है। मतलब शुरुआती स्तर में जहां पर आप पहले लेक्चरार के पद पर जाके सेवाएं दी, उसके बाद में आरटीएस तहसीलदार के पद पर सेवाएं देने के बाद में फिर जहां आपने रुझान किया किसका? न्यायिक सेवा का। और तब से कर्मठ निरंतर रूप से 30 इयर्स का जो है इनका एक अनुभव रहा है। और फाइनली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जयपुर महानगर। अभी अंत में अपने जो 60 साल का रिटायरमेंट एज है उसमें आपने अपने सेवा काल का निर्वहन किया। तो आइए आज उन्हीं से जानते हैं कई सारे सवालों के जवाब को और उनके अनुभव को, और हमारे लॉ स्टूडेंट के जीवन में किस तरीके से एक अभिन्न अंग उनका प्ले हो सकता है। आज मुझे भी इस बात की खुशी हो रही है कि मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो विभिन्न जगहों पर पदस्थापित है या अपने अपने स्थानों पर निवास कर रहे हैं, उनसे मैं इस लाइव सेशन के थ्रू उनसे मुलाकात कर रहा हूं। मैं आपके साथ में ये शेयर करना चाहूँगा, एक साइंस का एक प्रिंसिपल है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एनर्जी इक्वल टू mc²। एनर्जी का एक फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का एक फॉर्मूला है E इक्वल टू mc²। M मीन्स मास और C का मतलब है कि द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को यदि अपन स्क्वायर से गुणा करके और फिर M से भी गुणा करेंगे तो एनर्जी ज्ञात होगी। इसका अपन सरल शब्दों में बात करें, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और मैं कॉमर्स का भी स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, तो मैं केवल आपको इतना बता सकता हूँ कि E इक्वल टू mc² का यदि अपन मान ज्ञात करें तो एक तांबे की जो छोटी पाई होती है, एक पाई जो होती है तांबे की पाई, उसके गर्भगृह में इतनी शक्ति है कि दिल्ली से हावड़ा तक की ट्रेन चलाई जा सकती है। अच्छा जी। हाँ, उसके अंदर इतनी शक्ति है। तो एक छोटे से अदृश्य, छोटे से एक मूर्त पदार्थ के अंदर इतनी ताकत है, तो व्यक्ति के पास तो भगवान ने ब्रेन दिया है, उसके पास तो शक्ति की कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड है। इसलिए जो व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को संजो करके आप यदि कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और क्योंकि आपके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं है, पर आवश्यकता इस बात की है कि उस ताकत को सही डायरेक्शन के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए तो आप बहुत सारे अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। सर ने चंद लाइनों में एक बात तो बता दी है कि इंसान का जो दिमाग है ना, वो एक ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत को अपने आप में उत्पन्न कर सकता है ना। तो सर शुरुआती स्तर में जब आपका अध्ययन चल रहा था, एलएलबी आपने कंप्लीट की थी, तो सर हमारी जहाँ तक जानकारी है शुरुआत में आपने वकालत का फील्ड जो है चूज़ किया था और फिर वकालत की फील्ड को छोड़ दिया था। सर ये बड़ा सर हमारे लिए एक्साइटमेंट का मुद्दा रहता है कि वकालत ज्वाइन करने के बाद छोड़े क्यों सर? इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा जी सर कि मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई है। हालांकि मैं इनिशियली आई वुड लाइक टू बिकम द गुड एडवोकेट,
ओके। मैं एडवोकेट बनना चाहता था, और एडवोकेट भी ऐसा एडवोकेट जिसके पास में सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू तीनों साइड का नॉलेज हो, मतलब वर्सेटाइल एडवोकेट। हाँ, तीनों साइड। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ वहाँ पर नहरी क्षेत्र भी है, तो वहाँ पर वो मोहनगढ़ का इलाका है, वहाँ पर नहरी इलाका है, जैसलमेर का जो सरसब्ज इलाका है, तो वहाँ पर नहरों के भी मुकदमे आएंगे, किसानों के मुकदमे आएंगे, सिविल आएंगे, क्रिमिनल आएंगे। केवल एक फील्ड पकड़ करके आप आजीविका का साधन नहीं चला सकते। तो मैं इसको करने के लिए मैं बीकानेर गया, और बीकानेर के अंदर मैंने अच्छे एडवोकेट की तलाश की। तो मेरे अंकल मेरे को एक एडवोकेट के पास में ले गए जो उनके ही मित्र थे, और उनको तीनों फील्ड का नॉलेज था उन गुरुजी को। उनके पास में गया, लेकिन मैंने कुछ समय बाद ये महसूस किया कि यहाँ पर मेरे को सीखने को नहीं मिल रहा है। कारण क्या है कि हमारे जो बॉस है वो बहुत ही नॉलेजेबल थे, लेकिन वो सेशन कोर्ट में जाते तो हमको साथ नहीं ले जाते थे। वो हमको वहाँ पर कोर्टों के नाम भी ऐसे थे कि सिविल जज, मुंसिफ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हमको चारों दिशाओं पर भेजते थे कि आप इधर से तारीख लिया, उधर से तारीख लिया, उधर से तारीख लेके आ जाओ। और मैंने कहा मैं तारीख लेने के लिए यहाँ थोड़ी आया हूँ, मैं तो बड़ा वकील बनने के लिए आया हूँ, और आप मेरे को हमारे बॉस की ही बहस सुनने को अवसर नहीं मिल रहा है। तो मेरे का किसका अवसर मिलेगा? एग्जैक्टली सर। तो फिर मैंने कहा ये तो बैठेगा नहीं मेरे से, तो मैं जो लक्ष्य लेके आया था मेरा तो लक्ष्य फ्रस्ट्रेट हो रहा है। लेकिन इसी दौरान मुझे ये अनुभव हुआ कि क्यों ना अपन एडवोकेसी की बजाय अपन लेक्चरशिप करें, लॉ लेक्चरशिप। हालांकि सर यहाँ बीच में थोड़ा सा मैं बात कहना चाहूंगा सर, ये जो आपने एक पेन जाहिर किया है ना कहीं न कहीं, ये हम यंग एडवोकेट का भी एक दर्द होता है। सर हम लोग इनफैक्ट वकालत शुरुआत LLB कंप्लीट करने के बाद 2-3 सालों तक तो अपनी गाड़ी की जो लेके जाते हैं ना, उसका पेट्रोल का खर्चा भी हमें पिता से लेना पड़ता है। अब एक मजाक के रूप में कहना चाहूंगा कि जैसे वहां पर हम बैठते हैं, कलीग मिलते हैं तो चाय वाय भी पिलाते हैं। अब 3 दिन तो चलो दोस्तों ने चाय पिलाई, दूसरे कलीग ने पिला दी, एक दिन तो अपना भी नंबर आता है। अब चाय के पैसे भी पिताजी से लेके जाना पड़ता है, तो पिताजी कहते बेटा वकालत किया क्या किया। मतलब यहाँ पर एक बात जाहिर करना चाहूंगा कि ये वाकई में हमारे साथ में भी ऐसा ही वाकया हुआ। मेरे पास भी यही प्रॉब्लम थी कि मेरे दोस्तों के साथ में जो लंच का टाइम होता था, उस समय मेरे दोस्त जो कि कुछ थोड़ा बहुत कमाते थे, क्योंकि उनके पिताजी और ऑलरेडी सर्विस उसमें एडवोकेसी में थे और उनको पैसे मिलते थे, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। मेरे उस समय 30-35 रुपए मेरे पास मिलते थे मेरे को, मैं उसको लेकर के जाता था, उसी से चाय पानी नाश्ता हम करते थे। आपका एडवोकेसी का बैकग्राउंड? मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था एडवोकेसी का। मैं बनना चाहता था एक गुड एडवोकेट, लेकिन वो भी मेरा भाग्य में यहाँ पर ये हम सभी लोगों के लिए बहुत सीखने वाली बात है। हम कहते हैं ना कई बार कि बिना बैकग्राउंड के क्या करेंगे लाइफ के अंदर, एडवोकेसी की फील्ड में, जुडिशरी की फील्ड में। तो सर हमारे सामने एक जीती जागती मिसाल है। सर के पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि उनके पिता या फोर फादर जो है इसी लाइन के अंदर हो। इंस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट सर ने जिस मुकाम को हासिल किया है वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। सर यहाँ पर तो एक बात है कि अब यंग एडवोकेट लोग, इसका मतलब हमारी एजुकेशन में कमी है या फिर हम लोग जो है प्रॉपर तरीके सीख नहीं रहे, इसका नाम को शुरुआत के 2-3 सालों में इतना भुगतना पड़ता है वकालत के फील्ड में। नहीं, वकालत के फील्ड में यदि आपको अच्छे गुरु मिल जावे, अच्छे एडवोकेट मिल जावे जी, जैसे गोपाल कृष्ण जी व्यास को पंडित लक्ष्मी नारायण जी मिल गए थे जी, ऑनरेबल हाई कोर्ट जज रह चुके गोपाल जी के व्यास साहब जज है, उनको अच्छे गुरु मिल गए थे जी। तो वो उनका भाग्य था कि वो भी आज अच्छे जज बने। राइट सर। तो इस तरीके से यदि आपका भाग्य इस मामले में साथ दे कि आपको सिखाने वाले बॉस यदि एक बालक की भांति अपने बच्चे की भांति सिखाते हैं, तब तो आप उस फील्ड को पकड़ सकते हैं। लेकिन वो सिखाए नहीं, वो अपने अलग चले और आप अलग चलो, तो फिर इसमें बहुत ही ज्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और वो स्थिति ऐसी होती है जब आपके मैरिटल लाइफ भी आपकी शुरुआत होने वाली होती है और भी आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। एक सवाल स्टूडेंट अक्सर पूछा करता है कि सर मुझे तो प्रैक्टिस की लाइन में जाना है, तो फिर मैं ये बेरेट के बारे में ज़्यादा जानकारी लेके क्या करूँ? ये जैसे जुडिशरी का कोर्स हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये जुडिशरी के बेरेट्स का अध्ययन करने का फायदा क्या एडवोकेसी में होता है, भले आप जज की लाइन में नहीं जाए? नहीं, उस एडवोकेसी में तो जरूर होता फायदा। बेरेट्स तो उसकी जान है। आपको बेरेक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा कि उसकी लैंग्वेज क्या है, फिर उसके आधार पर उसका इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा। और इंटरप्रिटेशन के जो रूल्स हैं कि आप लिटरल इंटरप्रिटेशन लेते हैं, गोल्डन लेते हैं, मिस्चीवियस वो उसका हिडन रूल्स है, वो उसको देखना पड़ेगा। लेकिन आपको बेरेक्स की लैंग्वेज को तो आपको देखना ही पड़ेगा। हाँ। अब यहाँ पर सर के शब्दों के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ आप सभी को भी कि अगर आप भले ही आपका सपना एडवोकेसी के प्रति भी है, लेकिन फिर भी अगर आपने LLB की पढ़ाई के दौरान अच्छी कमांड नहीं बनाई है, तो बहुत जरूरी है कि पहले एक अच्छी
कमांड बनाएं और उसके बाद एडवोकेसी के इस फील्ड का श्री गणेश करें। सर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो शुरुआती स्टेज में जब आपने वकालत की, उसके बाद में फिर आपने स्विच कर लिया, जहाँ तक मेरी जानकारी से ये लेक्चररशिप की और आप। हाँ, मेरे को लेक्चरशिप की लाइफ बड़ी इजी लाइफ लगी। हालांकि उसमें भी संघर्ष तो करना पड़ता था, आपको LLM करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी 3 घंटे पढ़ाया और पूरे पैसे आपको मिलते हैं तो आप एक अच्छा एक लिवलीहुड कर सकते हैं। तो मैंने अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया। मैंने कहा आई वुड लाइक टू बिकम नॉट द एडवोकेट बट दी लेक्चरर। तो मैंने उसके लिए LLM किया और भगवान ने मेरी सुन ली। मैंने LLM करते ही मेरे को 3-4 महीने बाद में एडॉक लेक्चरशिप की नागौर कॉलेज में नौकरी मिल गई। लगभग 2 साल। हाँ, मैं वहाँ पर रहा, मैं लेक्चरर रहा। मैं सर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा कि एक पर्सन जो पहले एजुकेटर, पहले एडवोकेट के बाद में एजुकेटर के बाद में एडमिनिस्ट्रेटर के बाद में एक जुडिशियल ऑफिसर की पद रहा है। जब लेक्चररशिप से भी सर का मन वहां पर नहीं भरा तो सर फिर आपने RS की तैयारी भी शुरू की। मैंने क्या है कि जब लेक्चरशिप मैंने ज्वाइन कर ली तो लेक्चरशिप को समाज के अंदर थोड़ा सा अलग निगाहों से देखा जाता है। एक सोशल रिकॉग्निशन जो एक जज का होता है या एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का होता है, वो उसका थोड़ा अभी समाज ने वो मतलब रिकॉग्निशन दिया नहीं है। तो आपको समाज से भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, सोसाइटी से मिलना चाहिए। क्योंकि मैं मेरे एक मित्र से मिलने गया जो RJS बन चुका था, तो उसने हमारे को बड़ा ट्रीटमेंट, ऐसा थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट दिया। तो मेरे को महसूस हुआ कि अपने को भी अपने को स्टेटस लाइफ हासिल करना चाहिए। तो मैंने भी वो फिर ऐसी कोशिश की और पढ़ाई करके मैंने कहा अपन भी RAS या RJS ही बनेंगे। बिल्कुल सर। यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों से जरूर साझा करना चाहूंगा कि लेक्चरर का पद भी कोई कम नहीं है। वेतन के मुकाबले वो वेतन भी अच्छा बराबर इक्विवेलेंट है। लेकिन एक जो हमारा मन कहता है ना कि हमें क्यों जाना है जुडिशरी के प्रति, तो सर ने एक कारण अभी एक्सप्लेन किया है कि जीवन के अंदर इंसान का जो आत्मसम्मान होता है वो उसको कहता है कि नहीं यार एक पद ऐसा हासिल करे। शायद सर के जीवन में यही मुकाम है, जब अपने मित्र से मिलने गए और उनको फील हुआ कहीं कि हमारे साथ में बैठने वाला, हमारे इक्विवेलेंट आज मुझे से थोड़ा सा अलग व्यवहार कर रहा है। और कहते हैं ना कई बार थोड़ी सी पीड़ा जो होती है वो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो कहीं वो मेरे लिए भी वो काम कर गया। उसके बाद सर RS में आपने 2 साल की आपकी सेवाएं रही तहसीलदार के जॉब में मैं रहा। लेकिन तहसीलदार के जॉब में रहते हुए भी मेरे को ये महसूस हुआ कि इस जॉब में भी जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जब काम आता है ना, उस समय कहीं न कहीं कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बिल्कुल सर। इसलिए वहाँ पर भी आप मतलब डिग्निफाइड जो फीलिंग, हाँ, वो नहीं आती है। उसमें आपको आपके किसी फैसले से कोई भी व्यक्ति नाराज़ होकर के और शिकायत कर दे और उस शिकायत के आधार पर आपका ट्रांसफ़र कर दे तो आपकी सारी एडिफाइस बिगड़ जाती है आपकी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रशासनिक सेवा या जुडिशियल सेवा, दोनों में से जब हमारा जीवन इस मुकाम बीच के पड़ाव पे होता है, मझधार में होता है कि किस दिशा में हम अपने जीवन की नैया को मोड़ें, तो उस समय जानना बहुत जरूरी है। जैसा सर ने बताया कि सर एडमिनिस्ट्रेटर थे, बट फिर भी कहीं मतलब सर कोई भी जैसे मान लो कोई फैसला लेता है एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसकी पब्लिक पॉलिसी से जुड़ा मैटर है। सर यहाँ तक तो वार्ड पार्षद भी आके वो कई बार जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे आप कलेक्टर ही क्यों ना हो, एक सरपंच भी उसमें दखलंदाजी की स्थिति में रहता है। इसलिए अपने को एक स्वतंत्र, अब जब फैसला आपको करने के लिए अपॉइंट कर दिया है तो आप स्वतंत्र रूप से फैसले तो कर सकें। उसमें भी यदि आपको कहीं दिक्कत आती है तो आपको कहीं सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि मैं ऐसा जॉब करूं जिसमें निर्णय करने की स्वतंत्रता तो हो। तो ऐसा सोच करके मैंने RJS की और अपना रुख किया। हालांकि यहाँ पर इस लाइव शो का आयोजन बिल्कुल इस उद्देश्य के है ही नहीं कि हम लोग प्रशासनिक सेवा को किसी भी तरीके से डिमोटिवेट करें, लेकिन जो वास्तविकता का एक पहलू है जो सर ने अपने जीवन से बताया, जो निजी जीवन के अकॉर्डिंग है, वो ये है कि कहीं इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्रता, जो सर ने शब्द इस्तेमाल किया, वो थोड़ी सी प्रशासनिक सेवा के अंदर कहीं वो आपका मन ने जो है तो कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता कहीं। और जुडिशियल ऑफिसर दूसरी तरफ जो है इस मामले में इंडिपेंडेंट है, फैसले लेने के मामले में तो सर वो स्वतंत्र है, वो है ना, चाहे बॉलीवुड का एक्टर ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों नहीं हो, सामने कुछ भी ग्रांट करनी रिजेक्ट करनी वो अपने स्तर पर अपने विवेक से डिसाइड जो करता है। सही है। तो फिर सर RJS में फिर आपका रुझान सर कब से, मतलब सिलेक्शन 1988 के अंदर? मैं जिस सर्विस में रहा उसकी दूसरी सर्विस की हमेशा तैयारी करता रहा। मैं जब एडवोकेट था उस समय मैं लेक्चरशिप की तैयारी करता रहा, जब लेक्चरर बन गया तो मैं RTS की तैयारी करता रहा, और जब RTS बन गया तो मैं RJS की तैयारी करता रहा। मैं हर जिस फील्ड में रहा उसके आगे वाली फील्ड जो मेरे बार बार ऑब्जेक्ट चेंज होते रहे उसकी तैयारी करता रहा, और भगवान ने मेरी सुन ली और मैंने पूरी। शुक्र है कि हाईकोर्ट के जज पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोई प्रावधान नहीं था, वरना RJS पद पर रहते हुए सर निसंदेह जो हाईकोर्ट के जज के पद की भी तैयारी करते। क्या
लेकिन सर जीवन में 4 इस तरीके से अलग अलग कैरेक्टर को जीना, अनुभव करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर कुछ लीगल इश्यू पर आपकी इजाजत से मैं बात करना जरूर चाहूँगा। सर आज के समय में हम यंग एडवोकेट को कहें, लॉ स्टूडेंट कहें, कहा जाता है कि आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। ये अपडेट क्या है? इस अपडेट शब्द की परिभाषा किस एंगल में हमको अपडेट रहना चाहिए? अपडेट हर फील्ड में आपको अपडेट रहना है। इस मीन्स कि आप यदि कोई लॉ के फील्ड में हैं तो यदि आप लॉ की कोई भी छोटी मोटी भी बारीकी है तो उसके बारे के अंदर हाई कोर्ट के क्या व्यू है, सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट क्या व्यू है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि लॉ, साइंस और टेक्नोलॉजी ये अपडेशन के ही खेल है सारे। आपको हर फील्ड के अंदर अपडेट रहना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, क्योंकि सोसाइटी बार बार सोसाइटी चेंजिंग सोसाइटी है, तो सोसाइटी के जैसे जैसे नॉर्म चेंज हो रहे हैं तो वैसे वैसे लॉ भी चेंज हो रहा है। बिल्कुल सर। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जो कि ए.के. गोपालन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस के अंदर जो लॉ की डेफिनेशन दी गई थी वो 30 साल बाद के अंदर वो चेंज हुई है। यानी ए.के. गोपालन केस के अंदर जो माइनॉरिटी ओपिनियन थी दैट विल बिकेम द मेजॉरिटी ओपिनियन इन मेनका गांधी केस इन 1978। तो 30 साल के अंदर ये परिवर्तन हुआ है। अब आप यदि पुराना ए.के. गोपालन केस लेकर के घूमते रहो तो जज साहब कहेंगे कि भाई आप किस दुनिया में रह रहे हो, वो तो ओवर रूल होगी रूलिंग तो आपको कोई ऐसी रूलिंग पेश नहीं करनी है जो ओवर रूल हो चुकी हो। ओवर रूल हो चुकी है, एग्जैक्टली ओवर रूल हो चुकी हो। आपको लेटेस्ट रूलिंग पेश करनी है। अपडेशन का तो मैं आपको एक छोटा सा एक चुटकुला भी सुनाना चाहूँगा, है ना। एक व्यक्ति, एक ड्राइवर है, वो चंडीगढ़ के अंदर प्रवेश करता है अपनी गाड़ी लेकर के। तो जैसे चंडीगढ़ में प्रवेश करता है तो उसको पुलिस वाला रोकता है। पुलिस वाला रोकता है तो वो समझ जाता है कुछ न कुछ सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। तो उसको सुविधा शुल्क दे देता है। सुविधा शुल्क अच्छा जी। तो वो जैसे ही सुविधा शुल्क देता है तो वो उसको पुलिसकर्मी उसे एक कोड वर्ड दे देता है, अब आप यूज़ करना कोका कोला। तो कोका कोला कहीं आप चंडीगढ़ में कहीं भी जाओगे, जिस किसी मोड़ पर जाओगे उस पर सामने यदि कोई पुलिसकर्मी रोके तो उसको आप बोल देना कोका कोला, वो आपको निकाल देगा। ठीक है, इसका मतलब पुराना काम हो चुका है। अब 2-3 दिन बाद वापस वो आया। उसने कहा अपने पास में तो कोड वर्ड है और अपन इसको यूज़ करेंगे। आज आपने सुविधा देने की जरूरत ही नहीं है अपने को। और वो जैसे ही उसने फर्स्ट चौराहे पे एंट्री ली थे, उसने कहा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कोका कोला। उस पुलिस वाले ने कहा इधर आ जा भाई, आज का कोड वर्ड कैंपा कोला है, आज का कोड वर्ड कैंपा कोला है, कोका कोला तो परसों था। तो उसको भी अपडेट रहना पड़ेगा। यदि वो अपडेट नहीं है तो फिर वो मात खा जाएगा। इसलिए हर फील्ड में अपडेशन जरूरी है। लॉ के फील्ड में तो बहुत जरूरी है। शॉर्ट अगर एक लाइन में कहूँ सर, आपके चुटकुले का मन तो कोका कोला से कैंपा कोला कब बनाए आपको जानकारी आना चाहिए। सही बात है सर। जी सर, और अपडेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज हो गए, जो नया कानून बनता है उसके बारे में हमें खुद को अपडेट रखना जरूरी होता है, डे टू डे उसके लिए। अच्छा, अपडेट है ना, इसलिए भी जरूरी है कि एग्जामिनेशन के अंदर भी अपडेटेड अपडेटेड सवाल पूछे जाते हैं कि इस पर लेटेस्ट क्या लॉ है वो बताना है आपको। वहाँ पर नंबर लाने के लिए अमेंडेड। हाँ, आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ए.के. गोपालन को टच कर सकते हैं, लेकिन आपको अपडेट करना होगा तो आपको ठेठ के.टी. पुट्टू स्वामी तक का केस लेना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सर, है ना। Exactly. तो ये अपडेशन का तो 5G के जमाने में हम लोग 1G का फोन ऑपरेट नहीं कर सकते। हाँ सर, एक छोटी सी और जानना चाहता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि एक जमाने में ये कहावत कही जाती है, 100 दोषी बच जाए, ठीक है, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बट सर, आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहा जाता है, जितनी भी हमारे सीनियर एडवोकेट्स मिले उनसे चर्चा होती है व्यक्तिगत रूप से, वो कहते हैं अब ये कहावत बदल चुकी है। इसके बारे में थोड़ा जरूर बताइए। आपने बहुत ही अच्छा एक रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। ये जो परिपाटी थी कि 100 गिल्टी मैन मे बी एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट बट नो इनोसेंट मैन इज पनिश्ड, ये जो कंसेप्ट था ये 1988 से पहले का जूरिस्प्रूडेंस था, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस 1988 से पहले का था। 1988 में जस्टिस के.टी. थॉमस और जस्टिस पी.के. सेठी, के.टी. थॉमस, ये 2-3 जो जजेज आए, इन्होंने उस क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को पूरा का चेंज कर दिया। एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है स्टेट ऑफ यूपी बनाम अनिल सिंह, आप नोट कर सकते हैं, स्टेट ऑफ यूपी बनाम अनिल सिंह, AIR 1988, सुप्रीम कोर्ट, पेज 1996। ये 1988 का केस है। इसके अंदर उन्होंने उस पुरानी जो परिपाटी थी उसको बदलते हुए
उन्होंने ये कह दिया है, नाउ इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट ए जज डज नॉट प्रिजाइड ओवर ए क्रिमिनल ट्रायल टू सी दैट नो इनोसेंट मैन इज पनिश्ड। ए जज आल्सो प्रेजाइड टू सी दैट ए गिल्टी मैन डज नॉट एस्केप पनिशमेंट ऑन फ्लिमजी ग्राउंड। बिल्कुल सर, मतलब एक नया इसके साथ ऐड हो गया। One is as important as the other. Both are public duties which the judge has to perform religiously. उन्होंने ये कहा, यहाँ तक कहा है कि ये दोनों जो जिम्मेदारियां हैं वो जज की है। केवल बात ये नहीं देखे इसने ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, इस आधार पर बरी कर दिया जाए। आपको छोटे मोटे जो गलतियां हैं उसे नज़रअंदाज करते हुए यदि आपको वास्तव में पता लगे कि ये दैट फेलो इज ए गिल्टी पर्सन, तो आप फिल्म जी ग्राउंड के आधार पर, छोटे मोटे आधारों पर आप उसे बरी नहीं कर सकते, बरी नहीं कर सकते। मतलब अदरवाइज सोसाइटी में गलत मैसेज जाएगा, गलत मैसेज चला जाएगा। बिल्कुल, मतलब यहाँ पर जो है समय परिवर्तित हो चुका है। जो कहा जाता था कि 100 गुना बच जाए कोई बात नहीं, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब उसका नया परिप्रेक्ष्य, जैसा सर ने बताया, अगर कोई गुनाहगार है तो सिर्फ ऐसे बनावटी ग्राउंड पर, ग्राउंड पर आप उसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। इसको आपको बगैर अपनी रिलीजियस ड्यूटी की तरह ड्यूटी फॉलो करना पड़ेगा। जस्टिस डिलीवर करना एक जज के लिए अध्यात्म होता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना। सर ने जहाँ पर 1988 है, यहाँ पर सर ने पूरे डिवाइडिंग लाइन है, हाँ दिया है। 1988 वो एक लक्ष्मण रेखा हो गई है जो अलग अलग प्रिंसिपल के बारे में डील करती है। सर एक चीज और, 1993 में इसी जजमेंट को फॉलो करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने गणपत राम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर भी यही हेल्ड किया कि गिल्टी पर्सन शुड नॉट एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट ऑन फ्लिमजी ग्राउंड। फ्लिमजी ग्राउंड मतलब गिल्टी पर्सन जो है वो छूटना नहीं चाहिए। और वैसे से जिस तरह से अपराध नए हमारे सामने आ रहा है, बच्चियों के 6 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी घटनाएं हो जाती है, ऐसे केस में ऐसे राक्षस प्रत्येक इंसान के बचने का तो कोई, हाँ वो है। दहेज हत्या के मामले जो घर के अंदर, इट इज दहेज हत्या इज जस्ट लाइक ए मर्डर विद इन दी हाउस है। एग्जैक्टली। अब विद इन दी हाउस में आपको एविडेंस कौन सी मिलेगी? नहीं, 4 दीवारी के अंदर कैसे? तो आपको प्रिजम्पशन के आधार पर फैसले करने पड़ेंगे। धारा 106 एविडेंस एक्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा आपको। राइट सर, है ना। सर एक बात मैं और आपसे इजाजत के साथ जानना चाहूँगा सर, वर्तमान विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द डिग्निटी ऑफ आवर कोर्ट्स, सर कहीं ना कहीं ये चीज़ फील किया गया है कि जो विक्टिम होता है, जो पीड़ित होता है, उसके लिए हमारी सरकार ने प्रावधान करके कानून में विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम हो गया, अलग अलग स्कीमें वो बनाते रहते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में सर कहीं ना कहीं जजमेंट के अंदर उन चीज़ों की झलक नहीं मिलती। मतलब एक मैं कोई सोसाइटी का एक दर्द आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो जैसे ये 357 सीआरपीसी का विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम हो गया वगैरह, तो क्या कोर्ट इसके प्रति इतने कंसर्न कम क्यों या लेस सीरियस क्यों है सर कंपैरेटिवली? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज किया है, क्योंकि जजेज है वो सब क्या एक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, और जजेज के मन में ये नहीं आना चाहिए कि वी आर सिंपली डिस्पोज ऑफ द केस। जजेज हैज़ टू इम्पार्ट द जस्टिस। फुल जस्टिस इम्पार्ट करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस देने के लिए आपको कंप्लेनेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। केवल मात्र मुलजिम का ध्यान नहीं रखना है आपको, कंप्लेनेंट का ध्यान रखना है। जो अपनी व्यथा लेकर के आया है उसकी व्यथा का जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा एक लॉजिकल तरीके से, तब तक वो दुखी रहेगा। और अपनी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कहा है कि योर ऑर्डर मस्ट बी स्पीकिंग ऑर्डर और ऑर्डर मस्ट बी रीजन्ड ऑर्डर। और रीजन ऑर्डर के अंदर आप उसके सारे पहलुओं को देखेंगे। आपको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारे जजेस, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता हूँ, लेकिन हमको ये महसूस, पहली बार मेरे को ये महसूस हुआ जब मैं वुमेन एट्रोसिटी में जज था और 304B के केस को मैंने डिसाइड किया, और डिसाइड करके जब मुलजिम को दोषी ठहरा दिया तो दोषी ठहराते उसे सज़ा देने की बात आ गई। सज़ा देने के बाद आए तो हमने जैसे 304B के अंदर पनिशमेंट का क्लॉज देखा तो उसके अंदर 7 साल से लेकर के और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा थी। उसमें फाइन एंड और कुछ भी नहीं था। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ, फाइन एंड और कुछ भी नहीं है तो इसको फाइन क्या लगाएंगे? तो मेरे को ख्याल हुआ कि अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इसका मतलब उन्होंने केवल सज़ा दी है, सज़ा में केवल कारावास की सज़ा तो दे दी, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। तो हमने 357 पढ़ा कि 357 के अंदर वो अपने को पावर देता है, लेकिन वो पावर एक प्रकार का डोरमेंट है, लोग उसको यूज़ नहीं करते अपने जजेस। अनएक्टिव फॉर्मेट, हाँ अनएक्टिव, इनएक्टिव है, इसलिए बेटर है कि उसे यूज़ किया जाए। तो जिसके बाप की बेटी गुजरी है उस बाप, तो इसमें विक्टिम तो बाप हो गया। एग्जैक्टली। तो इसमें मैंने उस समय भी, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट रूलिंग तो बाद में आई है 2013 में, हमने 2008 में भी उसके पिताजी को उस समय 5 लाख रुपए दिलाए थे। मुलजिम को तो अपने LI की सज़ा दी, आजीवन कारावास की, लेकिन साथ साथ में हमने ये भी रीजनिंग दी कि इसको LI देने से इनको कुछ नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। इसलिए बेटर है कि ये जो व्यक्ति है
दोषी है, ये अपने पैसों से उसकी पूर्ति करे 5 लाख रुपए। हालांकि 5 लाख उसका मौद्रिक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से सिंबॉलिकली भी आप उसे दो, ताकि उसे ये तो फील हो कि कोर्ट ने मेरा ख्याल रखा है कंप्लेनेंट का। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर इसी को अगर मैं एक सिविल प्रिंसिपल, एक डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का सिद्धांत होता है। हाँ, रेस्टिट्यूशन वो यही है। मतलब आप मतलब क्या करते हो कि किसी गलत चीज को तो चलो रोक लिया आपने, उसको सजा दे दी, लेकिन जिसके साथ गलत हुआ है उसको रिस्टोर कैसे? हाँ, उसको अब आपने बखूबी भी कहा कि बाप की तो बेटी गुजर गई, तो पिता की बेटी जिसको उसने, मतलब ये बड़ा भावनात्मक पहलू होता है जब एक पिता है ना अपने हाथों से पाल पोस के बच्ची को बड़ा करता है, शादी में एकदम खुशी विहार से उसको विदा करता है, और जब उसी की डेड बॉडी उसके हाथ में आती है तो उसकी जो पीड़ा होती है वो बयान नहीं कर सकते। अब वहां पर आपने भले ही उनको जेल भेज दिया, लेकिन उस पिता को क्या मिला? तो यहाँ पर जैसे सर ने बताया कि 304B के अंदर सर को फील हुआ कि यहाँ पर तो फाइन का जो प्रावधान एक्सप्रेसली है ही नहीं, तो 357 वगैरह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, 357 को। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अंदर, आप एक केस नोट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर 3 मई 2013 को जजमेंट दिया है। उसके अंदर जस्टिस TS ठाकुर और जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा ने ये फैसला दिया है कि इस केस के बाद में आप जो भी क्रिमिनल ट्रायल डील करते हो और उसके अंदर यदि मुलजिम को दोषी मानते हो तो आपको उसको कंपनसेशन दिलाना है विक्टिम को या नहीं दिलाना है, इसके बारे में यू हैव टू पास स्पीकिंग ऑर्डर, वेदर यू अवॉर्डेड द कंपनसेशन और रिफ्यूजिंग द कंपनसेशन, बट यू मस्ट स्टेट द रीजन, ताकि उसे पता चले कि हाँ कंप्लेनेंट का भी ध्यान रखा गया है। तो सर टू बी प्रिसाइज, क्या हम एक चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मतलब किसी भी तरह का क्रिमिनल मामले में जब कोई जजमेंट आता है तो उसमें कंपेंसेशन के बारे में, चाहे भले डिनायल ही क्यों, हाँ, तो उसके बारे में उसका मेंशन होना, उसका जजमेंट में उसका मेंशन होना मस्ट है। अंकुश गायकवाड़ जजमेंट 2013 का है, बहुत ही रिलेवेंट जजमेंट है, जैसा ने नोट यहाँ पर हमारे लिए संज्ञान में लाया है। तो हम सभी को इस जजमेंट को नोट करके रखना चाहिए कि कंपेंसेशन दे या नहीं दे, दोनों ही केस में आप उसको मेंशन करना पड़ेगा। ऑर्डर मस्ट बी स्पीकिंग सो दैट जस्टिस नॉट ओनली इट मस्ट बी सीन टू बी। और इस जजमेंट की कॉपी ऑल ओवर द इंडिया जी इसको सर्कुलेट कराया है सुप्रीम कोर्ट ने। अंकुश शिवाजी गायकवाड़ के सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को के जो भी क्रिमिनल ट्रायल डील करते हैं या फर्स्ट अपील डील करते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है। मैंने इसी जजमेंट को फॉलो करते हुए मैं आपके साथ में अपना भी पर्सनल जो अनुभव शेयर करना चाहूँगा। जब मैं बूंदी में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज था तो मेरे सामने एक अपील आई थी 406/420 की, जिसमें कंप्लेनेंट ने ये दर्ज कराई थी कि मैंने इस मुलजिम को जो इसबगोल्ड सप्लाई किया था 3 लाख का, लेकिन इसने मेरे को पैसे नहीं दिए और बाद के अंदर वो चला गया बैंकरप्सी के अंदर, इंसॉल्वेंसी के अंदर जी सर, और मेरे को ये लॉस हो गया। बड़ी मुश्किल से तो FIR दर्ज हुई 406/420 में, चालान भी पेश हो गया और फर्स्ट क्रिमिनल कोर्ट ने उसे दोषी भी मान लिया। लेकिन दोषी मानने के बाद फर्स्ट कोर्ट ने सज़ा क्या दी? 6 महीने का कारावास और 200 रुपये जुर्माना, नथिंग एल्स। अब इस फैसले के खिलाफ में दोनों ने अपील की, जिसको सजा हुई वो तो अपील करेगा ही कि साहब ये जजमेंट ही गलत है, और कंप्लेनेंट भी अपील में आया कि साहब मेरे को तो कुछ नहीं मिला, इसको भले 6 महीने की जगह 2 साल भी जेल में रह जाए तो मेरे को तो 3 लाख का उस समय का लॉस हुआ है 97 का, और आप अपील डिसाइड कर रहे हो 2014-15 में, तो मेरे को क्या मिला? तो जहाँ पर 406 और 420 मैंने उस अपील को पूरे दिन भर तक सुना, आप वंडर करेंगे क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था। राइट सर। पूरे दिन पर सुनने के बाद के अंदर उसको जजमेंट में पोस्टेड किया। मैंने 406-420 में एक बात आप ध्यान रखें, आप जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं वो 406 और 420 साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ कभी साबित नहीं होंगे। राइट सर, IPC 406 एंड 420 दोनों या दोनों में से एक होगा, एक्सक्लूसिवली डील होगा वो आपस में, कभी भी इस तरीके से दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ। हाँ, ये क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या तो 420 प्रूव होगा या 406 प्रूव होगा। तो मैंने 406 से तो उसे बरी किया क्योंकि ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं था, ये फ्रॉम दी वेरी इंसेप्शन चीटिंग का केस था। राइट सर। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी कंपनी को इंसॉल्वेंसी में डाल रखा है और उसके बावजूद ही उसने इसबगोल्ड खरीदा है, इसका मतलब उसके माइंड में पहले से था कि मैं इसका इसबगोल्ड खरीदा हूँ, इसको रुपए में 25 पैसे मिलेंगे, तो ये फ्रॉड उसके माइंड में फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग था। तो हमने उसी को हाईलाइट करते हुए 420 में जो उन्होंने सजा दी थी उससे तो बरकरार रखा, और हमने उन्होंने कहा कि ये इस जजमेंट के अंदर ये कमी है कि इसके अंदर कंप्लेनेंट का जो विक्टिम के बारे में कुछ सोचा ही नहीं गया है। तो हमने जो FIR के अंदर जो अमाउंट थी वो उसे दिलवाई है कि ये
इतना जो मुलजिम है वो उसे 3 लाख रुपए अदा करे। अदा करेगा। तो यहाँ पर सर ने एक प्रैक्टिकल केस के माध्यम से हम लोगों को बताया कि कैसे किस तरीके से एक कंपनी जिसने एक तरफ तो इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन लगा दी है, दिवालिया होने के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है, और वहीं दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली वो ट्रांजैक्शन भी कर रही है, तो उसका जो इंटेंशन है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसका चीटिंग करने का इंटेंशन है। तो यहाँ पर 420 के तहत उसको केवल 420 ही लागू होगा, वहाँ पर 406 नहीं का। और एक बात और 406 एंड 420 एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको नोट करके रखना, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से राइटिंग से बड़ा रिलेवेंट हो सकता है। ये आपने बहुत ही अच्छा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस संबंध में सभी जो जजेज हैं उनके सारों के व्यू सुनिए, उसके बाद में जो आपको अच्छा लगे वो चूज कीजिए। श्री गणेश हुआ है। हाँ, ये मेरा तो मेरा मैं वचन है सर, धीरे धीरे नहीं, उससे क्या होगा कि हर व्यक्ति अपनी कुछ ऐसी बातें बताएगा जो आपको क्लिक कर जाए। जी सर। मैं आपके साथ में ये शेयर करना चाहूँगा कि एग्जामिनर बड़ा होशियार होता है, वो आपके नॉलेज को टेस्ट करना चाहता है। एग्जामिनर हमेशा 30% क्वेश्चन तो ऐसे देगा जो सारे ही लड़के अटेम्प्ट करें और सारे अच्छे बढ़िया करेंगे। हाँ। लेकिन 30 के बाद के जो 40 क्वेश्चन है, 40% क्वेश्चन है, वो केवल जो अच्छे थोड़ा बहुत पढ़ने वाले वो कर सके, एवरेज वाले जो। लेकिन जो रिमेनिंग जो 30% है, वो क्वेश्चन बड़े कठिन क्वेश्चन देगा और उसके अंदर आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा। तो वही लड़का क्वालिफाई, सारे पास हो जाते हैं, क्वालिफाइंग नंबर तो सारे ले आते हैं, लेकिन कंपिटिटिव में स्टैंड करने के लिए जो लड़का 30, 40 और अगले जो 30% जो कठिन क्वेश्चन हैं उनके अंदर कोई न कोई ऐसा पेस डाल रखा है उसने, और वो यदि पेस यदि वो सॉल्व कर लेगा और उसके अंदर वो क्वेश्चन को ब्यूटीफाई करेगा, तभी उसको अगले वाले 30 नंबर मिलेंगे। इसलिए बेटर है कि आप अपनी तैयारी एक मीडियोक्री वाली न करें, आप अपनी एक्सपर्ट तैयारी करें। तैयारी में आपको सेक्शन भी पढ़ना है, उसका इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, उसका रेलेवेंट जो केस लॉ देखना है, और उस पर लेटेस्ट केस लॉ क्या है सुप्रीम कोर्ट का वो भी आपको देखना पड़ेगा। लेटेस्ट केस लॉ जैसे आपने माइनस एग्रीमेंट आर वॉइड एब इनिशियो, ये यदि आप कहीं देखोगे तो आपको मोहरी बीबी नाम धर्मोदास घोष तो डालना ही पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ जो बेसिक फीचर है, यदि उसको आपको कहीं टच करना है तो आपको केशवानंद भारती डालना ही पड़ेगा, जिक्र करना ही पड़ेगा। कहीं आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन डिस्कस करना है तो ए के गोपाल और मेनका गांधी डिस्कस करनी पड़ेगी। कहीं आपको सन्स पायस ऑब्लिगेशन टू पे द डेप्ट ऑफ द फादर, तो उसके अंदर SM बोरकर बनाम SM जकाती का केस, वो लीडिंग केस था जब हम पढ़ते थे, तो वो आपको डालना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो लीडिंग केसेज है उसकी आप स्टडी करो। आप कहेंगे तो बहुत ही आपने लंबा प्रोसेस बता दिया। देखिए, किसी इस जर्नी तक पहुंचने का कोई एक ही रास्ता हो और वो सबसे लंबा रास्ता हो, तो आपको वही रास्ता, शॉर्टेस्ट रास्ता भी वही है, दूसरा कोई रास्ता ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर जैसा सर ने बताया, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सर जो है जोधपुर बता रहे थे, एडहॉक की सर का जो प्रोग्राम है यहाँ पर बना है ना। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक जुडिशियल पर्सनैलिटी जब कहीं पर भी जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी जुबान पर केसेस के नाम, सेक्शंस के नाम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आज सर ने एडहॉक सेशन अटेंड किया, और हम लोग जिसको वीक मानते हैं ना कि सर केस का नाम कैसे याद रखें वगैरह वगैरह, अब आप सर के देख लीजिए, सर के व्यक्तित्व को देख लीजिए। धनाधन इन्होंने मतलब विदिन 30 सेकंड के अंतराल के अंदर 5-6 जजमेंट आपके सामने रख दिए। ये कला हम लोगों को भी धीरे धीरे सीखनी है। और जो सर ने कहा है ना कि 30%, 40% और 30% का जो क्राइटेरिया है, यानी कि 30% आपका ग्राउंड फ्लोर है जो सबके लिए कॉमन है, 40% सवाल जो आपके लिए फर्स्ट फ्लोर है जो हर एक के लिए नहीं एवरेज रहेगा, और जो सेकंड फ्लोर है वहां तक पहुंचने के लिए तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्यों ना सर, एक नियम होता है ग्रेविटी का नियम, वो कहता है कि अगर आपको बाण चलाना है तो निशाने से ऊपर तीर को रखो, निशाने से ऊपर तीर को रखो, ताकि जब अपनी जर्नी करते करते निशाने तक पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली थोड़ा नीचे आ जाएगा। हाँ, तो हम भी यही करेंगे, हम लोग तैयारी अगर 3rd फ्लोर की करेंगे तो 2nd फ्लोर तभी तो हाँ, तभी आप पास हो जाएंगे। और इसके लिए आपको आज से स्टडी करनी पड़ेगी। जब आपने LLB ज्वाइन की है उस समय LLB के जितने भी मान लो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 10-10 लीडिंग केसेज हैं। वो 10-10 लीडिंग केसेज को आप तैयार करो उसके अंदर। मैंने अपने खुद के अनुभव से बताता हूँ, मैंने 3 साल के अंदर 180 लीडिंग केस किए थे, और यही वजह है कि मेरे को आज भी उनके नाम याद है। 180 हर सब्जेक्ट के अंदर। आपको यदि हिंदू की परिभाषा देखनी है तो आपको शास्त्री यज्ञ पुरुष दास का नाम जजमेंट डालना ही पड़ेगा। आपको यदि क्रूएल्टी पर कोई जजमेंट देखना है तो दास्तानी बनाम दास्तानी देखना ही पड़ेगा। आपको यदि डेजर्सन पर देखना है तो मीना बनाम लक्ष्मण का केस डालना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, बेहतरीन।
आपको वक्फ पर कोई देखना केस तो अब्दुल फताह मोहम्मद बनाम रसोमेधर चौधरी वाला केस डालना ही पड़ेगा वक्फ पे। तो ये सारे ऐसे केसेस हैं उसके अंदर हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको डालने पड़ेंगे। आपको आर्टिकल 14 पर दुनिया भर के केसेस मिल जाएंगे जी, है ना। आपको अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ, आपको सेक्शन 133 पर आपको रतलाम म्यूनिसिपैलिटी बनाम वृद्धिचंद का केस डालना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो है ना सर की ज्ञान, लीगल ज्ञान के मुकाबला तो आपने देख ही लिया है। सर की जो स्पष्टवादी जो लॉ पर कमांड है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जो सर के जीवन से जुड़ी हुई है। सर ये तथ्य मैं आपके सामने आपकी जज से कहना चाहूँगा। सर के जुडिशियल सर्विस के अंतिम 6 महीनों का एक केस मैं आपको बताता हूँ। जब सर ने फाइनली वहाँ पर बाकी सब जगह अपनी सेशन जज के रूप में सेवाएं दी थी, तो सर आपको अंतिम 6 महीनों के अंदर आपको जयपुर के महानगर के लिए पद का एक पदभार दिया गया था, जो कि बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पद था। आप सभी लोगों को जानकर खुशी होगी कि उस 6 महीनों के अंदर कहते हैं ना कि लीगल पेंडेंसी हमारे देश का सबसे बड़ा इशू है। लिटिगेशन के मामले बहुत ज़्यादा पेंडेंसी में चल रहे हैं। उन महज 6 महीनों के अंदर जितने भी पेंडेंसी के केसेस थे, सर ने 20% मामले विदिन 6 मंथ के अंदर उसको शॉर्ट आउट कर दिए। सर ऑनेस्टली इस बात के लिए सारे स्टूडेंट की तरफ से हेड्स ऑफ सर, क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा इशू है सर। क्योंकि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड है ना। और वहां पर जब इतनी लंबी पेंडेंसी होती है तो उसे केसेस मामला आगे से आगे बढ़ता जाता है। आज एक तारीख डिसाइड हुई तो अगली तारीख कब होगी पता नहीं चलता सर, है ना। जज भी बंधा हुआ है वहां पर, क्योंकि वो कितनी तारीख ज़्यादा जल्दी से कितना करेगा, बाकी केसेस पेंडिंग चल जाएंगे। तो ऐसे में सर के द्वारा एक्टिव रोल रहा है। और सर एक फैक्ट और मैं नहीं, इसमें मैं एक और आरजेएस का एक टिप्स और बताना चाहूँगा। वो अभी पूरी बात हुई नहीं है उसके अंदर। प्लीज सर, एक आपको जो है ना, आपको समय का विभाजन करना पड़ेगा। आपके सामने मान लो सिविल लॉ 100 नंबर का, क्रिमिनल लॉ 100 नंबर का, हिंदी 50 नंबर का और अंग्रेजी 50 नंबर का, जैसा राजस्थान जुडिशियल सर्विस के अंदर है। ये 4 ही पेपर होते हैं, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, हिंदी और इंग्लिश। 100, 50। यदि आपको इनके अंदर घंटों का विभाजन करना है इस मार्क्स के हिसाब से, तो आपको 4 घंटे सिविल लॉ को देने पड़ेंगे, 4 घंटे क्रिमिनल लॉ को देना पड़ेंगे, 2 घंटा हिंदी को और 2 घंटा इंग्लिश को देना पड़ेगा। तो इस तरह 12 घंटे का यदि आप विभाजन करेंगे आपके मार्क्स के अनुसार और उसी को फॉलो करेंगे, तब जाकर के सक्सेस आपके पास में आएगी। बिल्कुल, मतलब सब्जेक्ट को हमें समय के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, टाइम मैनेजमेंट के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, हाँ, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करना पड़ेगा, जरूरी होता है। वैसे आप सभी लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात मैं और बताता हूँ। कहता है ना कि जब डायमंड एक जगह चमकता है ना, तो सिर्फ आपको रोशनी अपने तक सीमित नहीं रखता है। सर तो स्वयं तो जुडिशरी फील्ड में आगे आई हैं और इस तरह से उन्होंने समाज के अंदर एक न्यायिक सेवा का कार्यभार संभाला है। आप सभी को जान के अचरज होगा, सरप्राइज होगा, सर के फैमिली से भी 3 जजेस, सर की फैमिली से 3 जजेस, सर का बेटा, सर की डॉटर और सर की पुत्रवधू। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल आप और भी देखना, बेटी और पुत्रवधू दोनों हैं वो जुडिशियल ऑफिसर में। सर आपकी इजाजत के सामने कुछ फैक्ट रखना चाहूंगा। शरद कुमार जी सर के सुपुत्र हैं, जो कि वर्तमान में उदयपुर के अंदर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद को धारण किए हुए हैं। योगिता पारिक जी सर की पुत्रवधू हैं, वो भी उदयपुर के अंदर ACGF नंबर 3 के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। और सर की जो डॉटर है स्वाति जी, जिन्होंने 2015 के अंदर RJS एग्जामिनेशन के अंदर टॉप रैंकर्स में अपनी जगह बनाई थी। आप भी जो है जेतारण पाली के अंदर ACGM के पद को होल्ड किए हुए हैं। तो सर मतलब ये क्या, मैं सरप्राइज हो रहा हूँ इस बात के कि जहाँ पर आपका कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं था और आप स्वयं आपने सेशन जज के पद तक को संभाला और अब आपने अपने बच्चों को भी मतलब इसी फील्ड के अंदर रखा है। तो सर बच्चों के लिए ये प्रेरणा कहाँ मिली? मतलब एक मैं खुद अपनी क्यूरियोसिटी रखना चाह रहा हूँ सर। देखिए, बच्चों के लिए उनका जो फादर होता है ना, वही रोल मॉडल होता है जी। ये कोई सिनेमा के लोग रोल मॉडल नहीं हो सकते जी सर। आपका फादर का यदि उसका बिहेवियर, उसका जो कार्यशैली है, वो हमारे बच्चे देखते थे कि पिताजी किस तरीके से मेहनत करते हैं और उनको हमने ये थॉट दिया है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैं बार बार उनको ये संस्कृता ये श्लोक बताता, उद्यमेनी सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बेहतरीन सर। इसलिए आपको उद्यम तो करनी पड़ेगी, केवल मात्र मनोकल्पना करने से कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जैसे यदि शेर अपने कल्पना करे कि मेरे मुंह में मृग आ जाए, हिरण आ जाए, तो नहीं आएगा, उसे जंगलों की खाक छाननी पड़ेगी। तो बच्चों को हमने बार बार यही कहा है कि आपको इस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको कोई चीज़ मिलेगी। आप यदि ये कहो कि भाई समाज में भ्रष्टाचार चलता है, सिफारिश चलती है, ये चलती है, ये सब केवल मात्र अपने आप को कंट्रोल करने के तरीके हैं जी सर, राइट। ये सही बातें नहीं है। आपको इन बातों को छोड़ते हुए आपको मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप मेहनत करोगे तभी आप
कोई चीज़ हासिल कर पाओगे। आगे किसी की कोई सिफारिश नहीं चलती है, आपकी मेहनत ही आपकी सिफारिश है। बिल्कुल सर। यहाँ पर एक चीज़ जरूर मैं आपकी जल्द से ऐड करना चाहूँगा सर। सर मेहनत भी आज का समय कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हमको स्मार्ट मेहनत करने की जरूरत ज़्यादा रहती है। सही कह रहा हूँ। मतलब मान लीजिए आप किसी दूर दराज एरिया के अंदर हो और आप ये सोच के खुद ही सेल्फ स्टडी करने लग जाते हो कि नहीं मैं तो सारा मैटर खुद ही संभाल लूंगा, तो वो बहुत अपने लिए दिक्कत भरा हो जाता है। वो दिक्कत भरा है बहुत। इस पर आप जरूर प्रकाश डालिए, सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट। हाँ। यहाँ पर ये जो सवाल पूछ रहा हूँ ना, इस सवाल को आप किसी भी कॉमर्शियल एंगल से मत जोड़ना। नहीं। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर वो एक अलग चीज है, लेकिन अभी एक लॉ एस्पिरेंट के नाते, एक स्टूडेंट के नाते सर मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर जो इंटरव्यू दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोचिंग वालों की कोई वकालत करने आया हूँ। जी सर, बिल्कुल। लेकिन मेरा ये मानना है कि व्यक्ति जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा तो वहाँ पर उसे बहुत सारे उसके सहपाठी भी मिलेंगे। एग्जैक्टली सर। और सहपाठियों को देख करके वो भी रंग बदलेगा। जी। आप वंडर कीजिए, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान को कहा था कि सैन्योरु भयोर मध्य रथम स्थापय मैं च्युत, कि हे अच्युत नंदन आप मेरा रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करिए। यावदेता निरीक्षे हम युद्ध कामान व्यवस्थितान कैर मया स यद्धव्य मस्मिरण समुद्र में। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये युद्ध की कामना वाले जो लोग खड़े हैं वो किस कारण से मेरे खिलाफ में ये खड़े हैं, जिनको अपने जीवन की भी आशा नहीं है, वो जिएंगे या मरेंगे क्या करेंगे। इसलिए आप मेरे युद्ध के जो मैदान है उसके अंदर मेरा रथ खड़ा कीजिए ताकि मैं देखूं मेरे प्रतिद्वंदी कौन है। तो इसी तरह ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं कि आपके ये सारे आरजेएस के कॉम्पिटिटर है, तो आपको उनमें से पता चल जाएगा कि ये मेरे बराबरी का है या मेरे से कम का है। तो वो जो उसकी प्रश्न पूछने की जो स्टाइल है या उसकी जो भावभंगिमा गेस्चर है, आपको पता चल जाएगा कि मेरी स्टडी इससे कम है कि ज़्यादा है। इसलिए आपको उस युद्ध के मैदान में तो आना ही पड़ेगा। इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट, और कोचिंग इंस्टीट्यूट यदि आप अच्छा कोई ज्वाइन करते हैं जो आपको हर चीज़ का पोस्टमार्टम करके डिसेक्शन करके समझाता है, तो आपको ज्वाइन करना ही चाहिए। केवल मात्र आप जंगल में बैठ करके और यदि तैयारी करें और फिर सोच लें कि हाँ मेरी तैयारी बहुत बढ़िया है, तो उससे कुछ नहीं है। आप जब फील्ड में जाएंगे कि यही तो लड़के मेरी परीक्षा के अंदर बैठने वाले हैं, यही तो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मेरे को युद्ध करना है, तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी चाहिए और वहाँ अपनी बात को मुखर रूप से रखनी चाहिए। जो भी आपकी शंकाएं हो वो रखो, ताकि कोचिंग वाले भी क्या है बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं और वो उनका समाधान करते हैं। तो कोचिंग ज्वाइन करना मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और आप देखेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लड़के ही काफ़ी निकलते हैं। मैं ये नहीं करता कि जो कोचिंग ज्वाइन नहीं करते उनका सिलेक्शन नहीं होता हो, लेकिन उनका भी होता है, लेकिन उसको बहुत मेहनत करने की जरूरत है और भाग्य का भी साथ जरूर है। बिल्कुल। एक कारण ये भी तो है ना कि लॉ भी तो अपने आप में साइंस है। हाँ, ये भी तो एक अलग तरह का विज्ञान है, और विज्ञान को हम लोग सिर्फ अपनी ही परिकल्पना के आधार पर पढ़ेंगे समझेंगे तो हो सकता है हम मिथ्या इंटरप्रिटेशन निकाल लें। तो इसलिए क्या होता है, एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अनुभव तो आपको लेने होते हैं। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर, चाहे भारत के, मैं यहाँ पर भारत के सभी संस्थान के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक एक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो टीचर होता है ना, वो अपने आप में थोड़ा अनुभव लेकर होता है और वो अनुभव आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। जैसा सर ने बताया कि हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं, तो अपने साथी, अपने कलीग से भी सीखते हैं, उससे भी गेन होता है, उससे भी हम लोग फील, आखिर आप लोग तो ह्यूमन बीइंग है ना, एक दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे तो किससे होंगे। सर आपने अर्जुन का जिक्र किया, एक छोटी सी बात अगर आपकी इजाजत हो तो कहना चाहूँगा। सर महाभारत के अंदर ये बात है कि अर्जुन ने बाकी सारे योद्धाओं को इसलिए भी परास्त कराया क्योंकि वो उनकी सारे गुण अवगुण को भी जानता था, और इसके पीछे कारण ये था कि एक ही गुरु द्रोणाचार्य से उन्होंने वहां पे शिक्षा ली थी। तो जितने भी वो लोग महाभारत के योद्धा थे उन्होंने शिक्षा तो एक ही ली, इसलिए अर्जुन बाकी सबको तो आसानी से परास्त कर पाया, लेकिन कर्ण जो कि द्रोणाचार्य का शिक्षा वहां पे उसने शिक्षा नहीं दी, कर्ण को अर्जुन जो है वो एक तरीके से परास्त नहीं कर पाया। अगर कर्ण ने परशुराम से शिक्षा ली थी, परशुराम से शिक्षा ली थी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कहीं एक प्लेटफॉर्म पर रहकर एक दूसरे से भी सीखना बहुत जरूरी होता है। जब तक मन के अंदर, जब तक अपनी आत्मा के अंदर ये विचार नहीं आएगा कि हमें किस लेवल की लड़ाई लड़नी है, तो तब तक हम तैयारी को मजबूत नहीं कर सकते। अपने को आपका पूरा बेस्ट देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सर। एक अंतिम चीज आपसे यहाँ पर मैं जरूर जानना चाहूँ, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करके लाया था ताकि सौभाग्य को मैं बिल्कुल भी मिस ना करूँ। सर जीवन के अंदर आपने कहता है कि इंसान जो है एक समय के बाद रिटायर हो जाता है, लेकिन जज के केस में मुझे नहीं लगता कि आपको देखकर बिल्कुल भी लग रहा है कि मामला फिट होता है। ध्यान से सुनना, अ जज नेवर रिटायर्स। कैसे? 60 एज के अंदर सर ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पद से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन आपको क्या लगता है सर रिटायर हो गए?
सर वर्तमान के अंदर अभी भी परमानेंट लोक अदालत जो है सीकर वहां पर आप बकायदा चेयरमैन के रूप में जो उसको डील कर रहे हैं और ये वाकई में काबिल तारीफ है। ऐसा है कि देर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन लोक अदालत एंड परमानेंट लोक अदालत जी। लेकिन इनमें समानता ये है कि ये दोनों ही एक ही एक्ट से उद्भूत है जी। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से ये दोनों उद्भूत है जी। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 से उद्भूत है। उसके सेक्शन 19, 20, 21 तक तो है लोक अदालत जी। और उसके सेक्शन जो चैप्टर 6A है उसके अंदर 22 कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, D, E यहाँ तक वो है, वो केवल परमानेंट लोक अदालत को डील करता है। अब आपको डिफरेंस ये, क्योंकि ये ऐसा एक लोक अदालत एक पॉपुलर शब्द हो गया है, तो हमारी परमानेंट लोक अदालत को भी लोग लोक अदालत ही समझते हैं, जबकि देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हालांकि इसके 8-10 डिफरेंस है, मैं आपको 2 डिफरेंस बड़े मोटे बताऊंगा। लोक अदालत ऑलवेज ऑर्गेनाइज, वेयर एज परमानेंट लोक अदालत इज एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी। ओके जी सर। ऑर्गेनाइज यानी आपने कोई आयोजन किया, आज विधिक सेवा दिवस आज मना रहे हैं, ऑर्गेनाइज किया आपने जी। तो ये जो लोक अदालत का आयोजन होता है हर 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने के अंदर, जैसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहती है कि भाई जितने भी केसेस कंपाउंडेबल केसेस हैं उनके लिए एक दिन फिक्स कीजिए और उस दिन विभिन्न कोर्टों से जो कंपाउंडेबल केसेस हैं वो पर्टिकुलर लोक अदालत को रेफर कीजिए। वो रेफर होते हैं लोक अदालत के अंदर क्योंकि ऑर्गेनाइज हो रही है। और हमारी जो अदालतें हैं परमानेंट लोक अदालत, उसके अंदर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के केसेस ही आएंगे, उसके वो किसी और जगह से नहीं आएंगे, केवल परमानेंट लोक अदालत के अंदर ही इंस्टीट्यूट होते हैं। और हालांकि हम भी उसमें राजीनामा कराते हैं, लोक अदालत भी राजीनामा कराती है, लेकिन लोक अदालत एक दिन राजीनामा कराती है, हम तो 7 दिन राजीनामा करा सकते हैं जी, बिल्कुल। एक बात। और दूसरा, लोक अदालत यदि वहाँ पर राजीनामा नहीं होता है लोक अदालत के अंदर, जो विभिन्न अदालतों से केसेस रेफर होके आए हैं और पर्टिकुलर एक दिन तय कर दिया कि 11 दिसंबर को लोक अदालत होगी और उस दिन यदि राजीनामा नहीं हुआ तो दैट केस विल बैक टू द पेविलियन, वो केस वापस उस कोर्ट में चला जाएगा, राइट सर, क्योंकि वो राजीनामा नहीं हुआ है, उसमें कॉम्प्रोमाइज असफल हो गया। एक दिन का ही मौका मिलता है, एक दिन का ही उसमें राजीनामा दोनों पक्षकारों को बुला के पूछते हैं उनसे, यदि राजीनामा होता है तो वेल एंड गुड, तब तो वो अवार्ड ही पारित कर देते हैं। लेकिन आप केवल यदि राजीनामा होगा तभी अवार्ड पारित करेंगे, अदरवाइज आप अवार्ड नहीं पारित करेंगे। मैं आपके साथ में लोग अभी 2 दिन पहले ही, आज तो 10 तारीख है ना, 7 तारीख को ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर पारित किया है और उसका नाम है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उस ऑर्डर के अंदर एस्टेट ऑफिसर बनाम कर्नल SV मनकोटिया रिटायर्ड, एस्टेट ऑफिसर बनाम कर्नल SV मनकोटिया रिटायर्ड, ये 7 अक्टूबर 2001 का जजमेंट है, 2021 का ही अभी है। उसके अंदर उन्होंने क्लियर कट कहा है कि लोक अदालत ऑन मेरिट्स फैसला नहीं दे सकती, लोक अदालत ऑन मेरिट्स फैसला नहीं दे सकती, आपको केवल राजीनामा कराना है बस, क्योंकि सेक्शन 20 सब क्लॉज 3, सेक्शन 20 सब क्लॉज 5 ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, उसमें क्लियर कट मैंडेट दिया हुआ है कि केवल मात्र आपको कॉम्प्रोमाइज वाले केसेस ही डील करने हैं, और कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है तो केस को वापस उस अदालत में भेज दो, वो अदालत उसका फुल ट्रायल करेगी, है ना। तो लेकिन ये जो जजमेंट है ना, उसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो 20 कौन सी 13 को लगी थी, एक पर्टिकुलर डेट है 2013 के अंदर लोक अदालत लगी थी, उसके अंदर ये केस भेजा गया था, लेकिन उस हाई कोर्ट की जो कमेटी ने उसको ऑन मेरिट्स फैसला करके उसकी रिट खारिज कर दी, इसकी कर्नल SV इनकी खारिज कर दी एस्टेट ऑफिसर की। तो ये सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस MR शाह और AS बोपन्ना साहब ने प्रेसिडेंट स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गणपत राज को फॉलो करते हुए ये हेल्ड किया है कि लोक अदालत कैन नॉट पास जजमेंट ऑन मेरिट नहीं कर सकती। लेकिन हमारा केस डिफरेंट है, हम चूंकि परमानेंट लोक अदालत के अंदर PUS यानी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को डील करते हैं, उसके अंदर सेक्शन में स्पष्ट कहा हुआ है कि उसमें भी आप कंसीलिएशन कराएंगे, समझौता कराएंगे, यदि किसी कारणवश समझौता नहीं होता है तो आप ही उसके अंदर ऑन मेरिट्स भी फैसला देंगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस।
सर ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है अपने आप में। मतलब जहां पर लोक अदालत है, लोक अदालत, पहली बात तो सिंगल डे का प्रोग्राम ठहरा, हाँ वो तो आयोजित होती है, वापस कोर्ट के पास मामला चला जाएगा। और दूसरी बात है कि उनको सिर्फ इजाजत जो है वो कॉम्प्रोमाइज तरीके से डील करने की, वो मेरिट बेस पे सुन ही नहीं सकते। हम मेरिट पे सुन सकते हैं, परमानेंट लोक अदालत मेरिट बेस पर भी सुन सकती है, और दूसरी वो वन डे नहीं, वो तो एक तरीके से ऐसा वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है। क्योंकि इसके अंदर कंसेप्ट, एक अमेरिकन कंसेप्ट चलता है कॉन आर्ब मतलब कंसीलिएशन कम आर्बिट्रेशन। यानी आपको कंसीलिएशन यदि हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको एडजुडिकेशन भी करना है, एडजुडिकेशन भी करना है बिल्कुल हाँ उसको, और एडजुडिकेशन करना है तो आपको दोनों पक्षों को सुन करके फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि ये परमानेंट लोक अदालत के जो जन उपयोगी सेवाएं वाले मामले हैं वो किसी अन्य कोर्ट को ट्रांसफर नहीं हो सकती, आपको ही डिसाइड करने हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस की बात। तो मैं शॉर्ट 3 पॉइंट से बता रहा हूँ जो कि हमारे एग्जाम में तो इतना कुछ हमारे लिए, हम लोगों के लिए लिखना संभव नहीं हो पाने का, उनका आप कट शॉर्ट कर सकते हैं। परमानेंट लोक अदालत, एक तो इसके नाम क्या है कि परमानेंट जुड़ रहा है, मतलब ये रेगुलर होती है, पहला पॉइंट तो यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है परमानेंट और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए होती है, और जबकि लोक अदालत में तो जो भी राजीनामा के केसेस जो सारे कंपाउंड में ला जाएंगे। एग्जैक्टली। तो पहला तो हमारे पास परमानेंट, दूसरा पब्लिक यूटिलिटी, और तीसरा जो सर ने बताया मेरिट बेसिस पर मैटर को सुनने का, एडजुडिकेट करने का पावर होता है परमानेंट लोक अदालत के पास में, लेकिन ये पावर लोक अदालत के पास में नहीं होता। नहीं है। तो 3 बड़े डिफरेंस हमारे लिए इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं सर। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हालांकि तो रोज पढ़ाता हूँ क्लासेस के अंदर जाकर अलग अलग मुद्दे को, लेकिन आज एक स्टूडेंट वाली फीलिंग मुझे फील हो रही है किस तरीके से आपने तो डिटेल में चीज बात एलोबरेट कर दी, और सीधा माइंड के अंदर मेरा एक रुझान रहता है सर, क्लास से पढ़ाते समय ये कहता हूँ कि माइंड से निकल रही चीजें आपके माइंड में एंटर होने वाली है। और ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा, आप सभी के साथ में अभिव्यक्त करना चाहूँगा कि सर ने जिस तरीके से समझाया है ना, वो सीधा दिमाग से दिमाग के अंदर एंटर हो चुका है, तभी हाथों हाथ उसका वापस मैं आउटपुट आप लोगों को देख पाया हूँ। तो आज का ये सेशन हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन रहा है सर। अंत में सर कुछ ऐसी कुछ बात जो मोटिवेशनल बात आपसे जरूर सीखना चाहेंगे, सारे लॉ एस्पिरेंट सीखना चाहेंगे, और पर्सनली मैं भी जानना। अभी तनसुख जी ने अर्जुन और कर्ण के बारे में जब बात कही है कि अर्जुन तो द्रोणाचार्य का शिष्य था और कर्ण भगवान परशुराम का शिष्य था, लेकिन चूंकि कर्ण अपनी जाति को छुपा करके और कुछ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स करके और शिक्षा लेने आया था, है ना, तब जब इस तथ्य का उन्हें मालूम होगा भगवान परशुराम को, तो उन्होंने उसे एक प्रकार से श्राप दे दिया कि मैंने जो तो तेरे को जो ब्रह्मास्त्र की जो शिक्षा दी है वो तू समय पर जब आवश्यकता होगी तब तू भूल जाएगा, ये तेरे काम नहीं आएगा। वो बड़ा गिड़गिड़ाने लगा कि गुरुजी आपने ये क्या कर दिया, इससे तो आप मेरा भस्म कर देते, मेरे को मार देते, लेकिन मैंने तो अर्जुन के लिए सब कुछ तैयारी की थी और आपने तो ये सारा ही मेरा ले लिया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तेरे को बख्श दिया है, अब तू यहाँ इस महेंद्र गिरी पर्वत से तू चला जा, लेकिन जाने से पहले तेरे को मैं चूँकि तू मेरा प्रिय शिष्य रहा है तो तेरे को सांत्वना के रूप में मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। जो सांत्वना के रूप में जो आज से 5000 वर्ष पहले बात कही थी वो आज के टाइम में भी मोस्ट रेलेवेंट प्रासंगिक है, और इन्हीं बात को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने खंड काव्य रश्मि रथी के अंदर बहुत ही अच्छे शब्दों में पिरोया है। मैं वो आपके सामने करके और इस अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। इन्होंने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण और परशुराम का जो संवाद हुआ उसके अंदर परशुराम ने जो कर्ण को जो कंसोलेशन प्राइज के रूप में जो शब्द कहे थे, वो कहा रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नई कला, न्यू आर्ट, न्यू फिलॉसफी, न्यू क्रिएटिविटी, न्यू इन्वेंशन, न्यू डायमेंशन और विद न्यू एंथुजियाज्म, इनको यदि आप अप्लाई करोगे तो आप बहुत बड़े योद्धा बन सकोगे, वीर बन सकोगे। तो ये हर फील्ड में आवश्यक है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुषो कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबट भारी। अच्छा यह लो वर कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। धन्यवाद। तो आज आपने ये जाना कि किस तरीके से एक्सपीरियंस जो होता है वो लॉ एस्पिरेंट की लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए।
और इसीलिए खुद को एक तरीके से प्रॉपरली ग्रूम करना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं न कहीं कॉलेज का जो हमारा लॉ एजुकेशन है वो शायद उतना स्ट्रांग नहीं है कि हमें एक जज बनने की राह पर आसानी से लेकर आगे चल सके। इसलिए आज के समय की ज़रूरत बन गया है कि हम लॉ को प्रॉपरली सीखने के लिए किसी एक्सपर्ट के साथ में या किसी भी जो लॉ का जानकार है, लेक्चरर वगैरह हैं, उनसे कुछ कानूनी बारीकियों को सीखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से ही जुड़े। आपका मन जहाँ कहता है, आपका मन कह रहा है कि हाँ मुझे उस इंस्टीट्यूशन का, उस जगह का समझ में आ रहा है, कहीं से भी ज्वाइन करना है कीजिए, लेकिन खुद को लॉ के फील्ड में मजबूत करना है। सिर्फ लॉ ग्रेजुएट होने से हमारा काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। सिर्फ लॉ ग्रेजुएट होने से जो है नैया पार नहीं लगने वाली है। खुद को एक्वेंट करो लॉ के सारे अलग अलग एस्पेक्ट के साथ में। एडवोकेट बनना है, चाहे जुडिशियल ऑफिसर बनना है, चाहे किसी नेशनल कंपनी या किसी स्टेट पीएसयू के अंदर आप लॉ ऑफिसर बनने जा रहे हो, लीगल ऑफिसर का पद आप जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करोगे, जो भी फील्ड एलएलबी के बाद आपका है, हर फील्ड के अंदर लॉ की जानकारी जरूरी है। हाँ, अनअकैडमी के ऊपर जो जुडिशियल लिंकिंग बेंच है, जहां पर अपन अलग अलग प्रावधानों को इस तरह से लिंक करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां पर अपनी प्रिपरेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उसके बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा। देखो, कनेक्टेड रहिएगा लिंकिंग लॉस के टेलीग्राम चैनल से, जहां पर आपको हर अपडेट मिलेगा, हर एग्जाम का अपडेट आपको वहां पर मिलने वाला है। चाहे वो चीज़ अपने आप में किसी नई रिक्रूटमेंट का वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो, या फिर एग्जाम की डेट का हो, एग्जाम पोस्टपोनमेंट का हो, या पेपर हुआ है आज उसके वीडियो सॉल्यूशन का हो, है ना, सारी जानकारी मिलेगी। लिंकिंग लॉस के ऑफिशियल चैनल से कनेक्ट रहना है आपको। और जो प्लस कोर्स है, प्लस कोर्स इन द सेंस पेड कोर्स, जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वहां पर आपको उस वैलिडिटी पीरियड के अंदर ये सारे के सारे ऑप्शन, लाइव क्लासेस वहां पर आपको मिलेगी, ऑब्वियसली बात है, वीकली टेस्ट होगा, स्टडी प्लानर होगा, अनलिमिटेड एक्सेस जब तक आपका वैलिडिटी पीरियड है, एकदम स्ट्रक्चरल कोर्सेज, आपने कौन से सब्जेक्ट को कितने टाइम तक पढ़ा है, सारी जानकारी जो है आपको उस ऐप के रिपोर्टिंग में मिल जाएगी। अब रही बात ज्वाइन कैसे करना है, कुछ नहीं है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर लिंकिंग 10 ये जो कोड है इससे आप उसमें एंटर कीजिएगा, तो जितनी भी फ्री क्लासेस हैं उसको तो अनलॉक आसानी से कर पाओगे। जैसे कि कोई भी सेशन होता है आप उसको आसानी से देख सकते हैं, अगर वो स्पेशल क्लास का सेशन है तो, है ना, और अगर प्लस क्लास का सेशन है तो आपको सब्सक्रिप्शन के बाद में मिल पाएगा। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जो है लिंकिंग 10 कोड के साथ में आपको ये चीज़ देखनी है कि वहां पर आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे ईएमआई की, जैसे 24 मंथ, 18 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, जो भी ऑप्शन आप चूज करना चाहे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जनरली इंटरव्यू तक जो है ना रेगुलरिटी होना चाहिए कैंडिडेट का तैयारी के मुकाबले में, क्योंकि अगर आप हाई कोर्ट के जज जो आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको फेस करने का टारगेट बनाओगे ना, तो प्रीलिमिनरी मेंस आपके लिए बड़ा इश्यू नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपके पास में ईएमआई ऑप्शन भी जो आप क्या कर सकते हो इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आप आसानी से फिनेंशियल बर्डन को बियर करते हुए अपनी रेगुलरिटी पढ़ाई वगैरह को मेंटेन है जो कर सकते हो। इसके अलावा देखिए अलग अलग टाइम पर जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवाई जाती है वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, ताकि आप जो है अपनी परफॉर्मेंस का एवल्यूशन जो है अच्छे तरीके से कर सके, एनालिसिस कर सके। और देखिए यहाँ पर एक चीज और, जितने भी बैचेस हैं ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग तरह के जो जुडिशरी के एजुकेटर्स हैं, जितने भी बैचेस हैं उन सबका एक्सेस आपके पास में होगा, चाहे वो किसी भी स्टेट स्पेसिफिक हो या फिर मेजर लॉ स्पेसिफिक हो। तो यहाँ पर ये सारे जितने भी बैचेस हैं उनका एक्सेस मिलेगा, और स्पेशली आपको लिंकिंग बैच का तो एक्सेस होना ही होना है, राइट। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, स्टे कनेक्टेड। अगर एम तय कर दिया है तो फिर रास्ते में आगे बढ़ने से खुद को रोको मत। जीवन में उसी पथिक ने, उसी राहगीर ने अपनी मंजिल पाई है जो बिना रुके बिना झुके चलता रहा है। मुसीबतें हर इंसान के जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन कहते हैं ना कि डर के आगे जीत होती है और मुसीबत के आगे मंजिल होती है, राइट। तो स्टे कनेक्टेड। और भी कई सारे बेनिफिट है, जैसे ये आपकी फ्री क्लासेस है, अनलॉक करते ही लिंकिंग 10 से अनलॉक करते ही ये सारी स्पेशल क्लासेस आपको मिल जाएगी। वहां पर आपको तनसुख पालीवाल का प्रोफाइल मिलेगा, आपको उसको जस्ट फॉलो करना है। जितने भी क्लासेस हैं जो आपको विदाउट एनी कॉस्ट है वो भी अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें सारी फीचर्स हैं। आप पोल का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, रेज हैंड का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आएंगे, लेक्चर्स के नोट डाउनलोड कर सकते हो, एंड मैनी मोर। तो जस्ट वन थिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून विद दिस चैनल। आपके साथ में ऐसी ऐसी जानकारी जरूर साझा करता हुआ रहूंगा, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।